खानापुर गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसी बारिश में अक्षय भीगते हुए अपने घर की तरफ भाग रहा था। अरे जी, आपका छाता कहाँ गया और आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? क्या हुआ? रुको, पहले मुझे थोड़ा बैठने दो। आज तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हुआ बेटा? साफ साफ बता। माँ, सेठ ने हम सबको काम से निकाल दिया। हमारी जगह शहर से नए मजदूर रख लिए हैं। लेकिन ऐसा क्यों किया उसने? उसका कहना है कि हम गांव वाले धीरे काम करते हैं, शहर के मजदूर ज्यादा तेज काम करेंगे, इसलिए फैक्ट्री का काम भी ज्यादा होगा। बस इसी वजह से उसने हम सबको निकाल दिया। ये तो बहुत गलत बात है। आपने इतने साल मेहनत की और उसने एक पल में नौकरी छीन ली। अब घर कैसे चलेगा बेटा? खाने पीने का खर्चा, बाकी जरूरतें, सब कैसे होगा? तीनों चिंता में चुप हो जाते हैं। अचानक अक्षय अपने सिर पर हाथ रखता है और धीरे धीरे पलंग पर लेट जाता है। अरे बेटा, क्या हुआ? अरे, आपको क्या हो गया? जल्दी देख बेटी, कहीं तबीयत ज्यादा तो नहीं बिगड़ गई? रुकिए, मैं अभी बगल से डॉक्टर साहब को बुलाकर लाती हूँ। आप इन्हें आराम करने दीजिए। पूजा जल्दी से डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। पूजा डॉक्टर को लेकर आती है। डॉक्टर पलंग पर बैठकर अक्षय की जांच करते हैं और उन्हें एक इंजेक्शन लगाते हैं। पूजा जी, इनकी तबीयत अभी काफ़ी कमज़ोर है। इन्हें सख्त आराम की ज़रूरत है। ये कुछ दिनों तक कोई काम नहीं कर सकते। इन्हें पूरा बेड रेस्ट देना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप कहें। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद पूजा अपनी सास की ओर देखती है। माँ, अब घर कैसे चलेगा और इनकी दवाइयों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? बेटा, चिंता मत कर, मैंने कुछ सोचा है। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे रखे हों तो मुझे दे दो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये कहकर पूजा की सास वहां से चली जाती हैं। पूजा अपने पति अक्षय के पास आकर बैठ जाती है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। कुछ घंटों बाद पूजा की सास वापस घर आती हैं और पूजा को आवाज देती हैं। पूजा, जरा मेरे साथ बाहर चल, मैंने हमारी रोजी रोटी का इंतजाम कर दिया है। लेकिन माँ, बाहर क्या है? अरे बाहर तो चल, सब यहीं पूछेगी क्या? दोनों सास बहू घर के बाहर आती हैं। बाहर एक समोसे का ठेला खड़ा होता है। ठेला देखकर पूजा हैरान रह जाती है। माँ, ये सब क्या है? बेटा, अब यही हमारे घर का सहारा बनेगा। हम दोनों सास बहू मिलकर ये समोसे का ठेला चलाएंगे। रोज गांव के किनारे जाकर समोसे बेचेंगे। मेहनत करेंगे तो भगवान भी हमारा साथ देंगे। उस रात पूजा और उसकी सास अगले दिन की तैयारी में लग जाती हैं। पूजा समोसे बनाने के लिए सारा सामान तैयार करती है और सास बाकी जरूरी सामान व्यवस्थित करती हैं। दोनों के मन में नई उम्मीद और नया उत्साह होता है कि कल से उनकी जिंदगी एक नई शुरुआत करने वाली है। अगली सुबह दोनों सास बहू अपना ठेला गांव के एक कोने में लगाती हैं। दोनों अपने अपने काम में लग जाती हैं। पूजा गर्मा गर्म समोसे तल रही होती है और उसकी सास जलेबियां बना रही होती हैं। काफी समय बीत जाता है, लेकिन उनके ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आता। यह देखकर दोनों थोड़ी निराश हो जाती हैं। माँ, क्या हमारा ये धंधा नहीं चलेगा? बेटा, इतना जल्दी हिम्मत मत हार। किसी भी काम की शुरुआत करना आसान होता है, लेकिन उसमें सफलता मिलने में समय लगता है। बस मेहनत करते रहो, भगवान जरूर साथ देंगे। जी माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। तब तक मैं और समोसे बना लेती हूँ। थोड़ी देर बाद एक आदमी अपने घर लौट रहा होता है। तभी उसे गर्मा गर्म समोसों की स्वादिष्ट खुशबू आती है। खुशबू से खिंचा हुआ वह सीधे ठेले के पास पहुंच जाता है। अरे वाह, कैसी लाजवाब खुशबू है। बहन जी, एक प्लेट गर्मा गर्म समोसे देना। जी, अभी लाई। पहला ग्राहक देखकर पूजा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह जल्दी से एक प्लेट समोसे तैयार करके उस आदमी को दे देती है। वो आदमी बड़े चाव से समोसे खाता है। एक निवाला खाते ही उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगती है। वाह, क्या स्वाद है। इतने स्वादिष्ट समोसे मैंने बहुत दिनों बाद खाए हैं। अब तो मैं रोज यहीं आऊंगा। अच्छा बताइए,
कितने पैसे हुए? बेटा सिर्फ 10 रुपए। पैसे देकर वो आदमी वहां से चला जाता है। पूजा और उसकी सास उन पहले कमाए हुए 10 रुपयों को हाथ में लेकर खुशी से देखने लगती हैं। दोनों के चेहरे पर उम्मीद की एक नई मुस्कान आ जाती है। धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं। अब सास बहू का समोसे और जलेबी का ठेला पूरे गांव में मशहूर हो चुका था। रोज बड़ी संख्या में ग्राहक उनके ठेले पर आते और स्वाद लेकर समोसे जलेबी खाते। दोनों सास बहू अपने काम से बहुत खुश थीं। लेकिन दूसरी तरफ एक आदमी उनकी तरक्की देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि अक्षय का पुराना सेठ था, जिसने गांव के सभी मजदूरों को काम से निकाल दिया था। असल में गांव वालों को काम से निकालने की वजह सिर्फ फैक्ट्री नहीं थी, उसे गांव के किसी भी आदमी की तरक्की बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब उसे पता चला कि पूजा और उसकी सास का ठेला बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसकी जलन और बढ़ गई। लगता है इन दोनों का धंधा खूब चमक रहा है। चलो आज खुद ही देख कर आता हूँ। उसी शाम जब पूजा और उसकी सास ठेला समेटकर घर जाने की तैयारी कर रही होती हैं, तभी एक गाड़ी आकर उनके ठेले के सामने रुकती है। गाड़ी से सेठ उतरता है और उनकी तरफ बढ़ता है। ये सब क्या हो रहा है? पूजा बेटा, ये कौन है? माँ, यही वो सेठ है जिन्होंने अक्षय जी को काम से निकाल दिया था। क्या फुसफुसा रही हो तुम दोनों? क्या बात है बेटा? अम्मा, ये जो तुमने ठेला लगा रखा है ना, ये मेरी जमीन पे लगा है। इसे तुरंत यहाँ से हटाओ। लेकिन बेटा, ये तो सरकारी जमीन है। शायद तुम मुझे जानती नहीं हो, यहाँ मेरी ही चलती है और कल ही ये जमीन मेरे नाम हो गई है। इसलिए मैं तुम लोगों को सिर्फ कल तक का समय देता हूं। अपना सामान समेटो और यहां से हमेशा के लिए चले जाओ। मैं कल फिर आऊंगा। इतना कहकर सेठ अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। उसकी बातें सुनकर पूजा और उसकी सास घबरा जाती हैं। दोनों उदास मन से अपना ठेला समेटती हैं और घर वापस लौट जाती हैं। सेठ की धमकी के बाद दोनों सास बहू घर में उदास बैठी थी। दोनों को यही चिंता सता रही थी कि कहीं उनकी कमाई फिर से बंद ना हो जाए। माँ, अब हम क्या करेंगे? बेटा, इस बार समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन हर बड़ी समस्या का कोई न कोई समाधान भी होता है। माँ, यानी आपके मन में कोई उपाय है? हाँ बेटा, लेकिन इस उपाय के लिए हमें कुछ खोना पड़ेगा, तभी हम कुछ बड़ा पा सकेंगे। माँ, मैं कुछ समझी नहीं। ये बताओ, अब तक हमने कितने पैसे बचाए हैं? माँ, लगभग 25,000 रुपए। ठीक है, हम अपने खेत बेच देंगे और गांव के बीचों बीच एक जमीन खरीदेंगे, फिर वही अपना ढाबा खोलेंगे। माँ, क्या ये बहुत बड़ा जोखिम नहीं होगा? जरूर है बेटा, लेकिन सोचो, अब हमारे पास खोने के लिए बचा ही क्या है? अगर डर कर बैठ गए तो जिंदगी भर यहीं के यहीं रह जाएंगे, लेकिन अगर हिम्मत करके आगे बढ़ें तो शायद हमारी किस्मत बदल जाए। आप ठीक कह रही हैं माँ, मैं आपके साथ हूँ। चाहे जो भी हो, हम अपना ढाबा जरूर खोलेंगे। दोनों सास बहू उसी समय दृढ़ निश्चय कर लेती हैं कि अब वे अपना सपना पूरा करके ही रहेंगी। कुछ दिनों बाद वे अपना खेत बेच देती हैं। अपनी बचत के पैसों के साथ गांव के बीचों बीच एक जमीन खरीदती हैं और वहां अपना नया सास बहू ढाबा खोल देती हैं। दोनों के चेहरे पर फिर से उम्मीद लौट आती है। उन्हें विश्वास था कि उनकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। सिर्फ कुछ ही दिनों में सास बहू ढाबा पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। बारिश के मौसम में लोग दूर दूर से गर्मा गर्म चाय, समोसे और जलेबियां खाने आते हैं। देखते ही देखते उनका ढाबा सिर्फ एक शुरुआत नहीं बल्कि सफलता की मिसाल बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब यह बात सेठ वीर शंकर नाथ को पता चलती है तो वह अंदर ही अंदर जलने लगता है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये लोग दिन प्रतिदिन और आगे बढ़ते जाएंगे। उसी दिन सेठ सास बहू ढाबे पर पहुंचता है और जाकर एक मेज के पास बैठ जाता है। जी सेठ जी, बताइए आपको क्या चाहिए? मुझे तुम्हारा ढाबा चाहिए। जी, आप ये क्या कह रहे हैं? घबराओ मत, मैं तुम्हारे ढाबे की पूरी कीमत दूंगा। बस अपना मुंह खोलो और जितने पैसे मांगने हैं मांग लो। माफ कीजिए सेठ जी, लेकिन ये ढाबा बिकाऊ नहीं है।
इसे हमने बहुत मेहनत और संघर्ष से बनाया है। आप कृपया यहाँ से चले जाइए। इतनी हिम्मत? तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही हो? मैं सिर्फ अपने ढाबे की बात कर रही हूँ। इसे हम किसी भी कीमत पर नहीं बेचेंगे। ठीक है, मैं आज चला जाता हूँ, लेकिन याद रखना मैं फिर लौटूंगा, और जब लौटूंगा तो तुम्हें इसका बहुत बड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर सेठ वीर शंकरनाथ वहां से चला जाता है। पूजा की बातों को वो अपनी बेइज्जती समझ लेता है। उसी समय वो मन ही मन कसम खाता है कि अब वो चालाकी से नहीं बल्कि ताकत के दम पर सास बहू ढाबा बंद करवाकर ही रहेगा। कुछ देर बाद सेठ वीर शंकरनाथ अपने 2 गुंडों को लेकर सास बहू ढाबे पर पहुंचता है। उन्हें देखकर पूजा और उसकी सास घबरा जाती हैं। लेकिन आगे क्या होने वाला था, इसका जरा भी अंदाजा वीर शंकरनाथ को नहीं था। क्या देख रहे हो? इस ढाबे को तोड़ फोड़ कर पूरी तरह बर्बाद कर दो। शुरुआत मैं इस मेज से करता हूँ। जैसे ही वीर शंकरनाथ मेज को छूने के लिए आगे बढ़ता है, तभी पीछे से एक तेज आवाज आती है। अक्षय को सामने देखकर सेठ हैरान रह जाता है। दरअसल जैसे ही सेठ पूजा को धमकी देकर गया था, पूजा ने तुरंत अक्षय को फोन करके सारी बात बता दी थी। अरे अक्षय, अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए। आज इस ढाबे के साथ साथ तुम्हें भी ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। सेठ, आज सबक मैं नहीं तुम सीखोगे। तुम्हारे साथ सिर्फ 2 गुंडे हैं, लेकिन मेरे साथ पूरा गांव खड़ा है। अगर यकीन नहीं है तो एक बार पीछे मुड़कर देख लो। जैसे ही सेठ पीछे मुड़कर देखता है, पूरे गांव के लोग एकजुट होकर ढाबे के पीछे खड़े दिखाई देते हैं। सभी के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। इतनी बड़ी भीड़ देखकर वीर शंकरनाथ और उसके दोनों गुंडों की हिम्मत जवाब दे देती है। तीनों वहां से भाग खड़े होते हैं। पूजा, उसकी सास और अक्षय पूरे गांव वालों का दिल से धन्यवाद करते हैं। अक्षय भी अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। वो भी सास बहू ढाबे में उनका हाथ बटाने लगता है। तीनों मिलकर मेहनत, ईमानदारी और लगन से अपने ढाबे को पहले से भी ज्यादा सफल बना देते हैं।